नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। 21वीं सदी में पहुंचे हम आधुनिकता का दम भरते हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचने की बात करते हैं। लेकिन क्या चंद लोगों की सोच में आए बदलाव की बदौलत बदलाव का दम भरा जा सकता है? क्या वाकई हमारा समाज बदला है? 14 अप्रैल को देश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए जाति उन्मूलन के संकल्प दोहराए गए। लेकिन इधर हरियाणा के कैथल जिले के पबनावा गांव में जो कुछ हुआ, उससे यही सामने आया कि जाति रहित समाज या सामाजिक बराबरी का सपना अब भी कोसों दूर है। गांव में एक दलित युवक के एक सवर्ण युवती से शादी करने की बात जैसे ही पता चली, नाराज लोगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस हमले में दलित समुदाय के कुछ लोगों के अलावा मौके पर पहुंचे कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दहशत के मारे बहुत से दलित परिवार गांव से पलायन कर गए। मसला कानून व्यवस्था का उतना नहीं है जितना जाति की कट्टरता और उसमें निहित हिकारत और हिंसा का है। बेशक हम आधुनिकता का दम भर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज की जैसी परंपरागत बनावट है, ग्रामीण इलाकों में अब भी अंतरजातीय विवाह करने वालों को हिकारत भरी नजरों से देखा जाता है। जब लड़का लड़की में से एक दलित और दूसरा सवर्ण हो, तब ये विवाह और भी स्वीकार नहीं किए जाते। संविधान के मौलिक अधिकार अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार देते हैं। इसमें धर्म, जाति या कोई और संस्था आड़े नहीं आ सकती। पर इसमें आड़े आने वाले लोगों की कमी नहीं है। जाहिर है, मानवाधिकारों का हनन केवल राज्य की ओर से नहीं होता, समाज की ओर से भी होता है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दम भरते हैं, मगर मानवाधिकारों की कसौटी पर हमारा लोकतंत्र कहाँ खड़ा है? झज्जर, गोहाना, मिर्चपुर के बाद पबनावा ताजा कड़ी है। ऐसी घटनाओं से हरियाणा की छवि पर आंच आती रही है, लेकिन पबनावा जैसी घटनाएं केवल कानून के बल पर नहीं रोकी जा सकती। इसके लिए बड़े पैमाने पर मानस परिवर्तन और समाज सुधार का अभियान चलाना होगा और समाज को बदलने के लिए समाज के भीतर से ही आवाजें आनी जरूरी है। अंतर्जातीय विवाह को क्या अभी भी समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा? कहाँ जरूरत है बदलाव की? जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाजशास्त्री प्रोफेसर मंजीत सिंह, राजीव गोदारा जो पेशे से वकील हैं, संपूर्ण क्रांति मंच के अध्यक्ष हैं, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरबंस सिंह भी मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर रोहतक से लेखक पत्रकार डीआर चौधरी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डीआर चौधरी जी से ही बात करते हैं। चौधरी साहब, आपको पूरी घटना का पता है, जो भी हुआ अंतर्जातीय विवाह का मसला है, लेकिन विवाद बन गया। समाज बदला नहीं है अभी भी ना, समाज बदला नहीं है, और ये दबंग और कमजोर तबकों के बीच में संघर्ष है। और ये पहली घटना नहीं, मिर्चपुर है और गोहाना, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें जो दबंग जातियां हैं, वो कोशिश होती है उनकी कि इनको दबे हुए तबके जो हैं, जो शोषित और जो दमित तबके हैं, उनको दबा के रखा जाए। अब वो लड़की अपनी मर्जी से दलित लड़के के साथ गई है, तो उन्हें क्या हक बनता है कि वो दलित बस्ती पे हमला कर दें, रैन सैक कर दे, उनके घरों पे नुकसान पहुंचा दें? बाकी लोगों को क्या कसूर हो? अपनी मर्जी से रहे हैं दोनों। बिल्कुल, एक सभ्य समाज में चौधरी साहब हम रह रहे हैं और यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही है। हमारे साथ एक पैनल पूरा मौजूद है स्टूडियो में, उनसे भी बात करते हैं। प्रोफेसर मंजीत, कहीं कुछ बदलाव दिख रहा है? कहाँ बदलाव है? बात तो हम करते हैं, हम कहते हैं हम आधुनिक हो चुके हैं, 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। ये सही है कि एक तबके में अंतर्जातीय विवाह को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जहां ये विवाह अभी भी मान्य नहीं है। देखो, जिस रोज ये संविधान बना भी था, रिजर्वेशन भी हुई थी, तब भी इतना प्रोग्रेसिव संविधान बनाने के बाद इमीडिएटली जो अम्बेडकर जी का कमेंट था वो ये था कि मैं बना तो इतना अच्छा ये संविधान दिया, अब इस धरातल पर कितना लागू हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो चैलेंज आज भी है। अब जब हम ये इंडिविजुअल राइट की एक लोगों के राइट की बात करते हैं, यहाँ लोग इंडिविजुअल तो है ही नहीं। लोग जातों में है, धर्मों में है, स्टेटों में है, सभ्याचारों में है, आदिवासियों में, ट्राइबल्स में है, इस किस्म के लोग हैं। लोग इंडिविजुअल यहाँ कोई अभी है ही नहीं। जब इंडिविजुअल है ही नहीं तो आप एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से कैसे शादी का सोच सकते हैं? वेस्ट में है, वेस्ट में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को जब मान जाता है तो वो अपनी उनकी आपस में शादी हो जाती है। अपना अस्तित्व क्या है ये अभी भी खोज रहे हैं। हमारी जो बरादरी है,
जो जातियां है, बिरादरी है, जब एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी ने मिलना होता है तो वो जैसे एक ट्राइबल वार जैसा हो जाता है। तो जैसे आदिवासी, एक आदिवासी दूसरी आदिवासी को कोई लड़की चलेगी जहाँ उसके हेड हंटिंग तक जाते थे, मारने तक जाते थे। हमारा समाज अभी भी गांव में ऐसा जातियों में बंटा हुआ है, और जो जातियों जो खड़ी हैं, जैसे एक दूसरे के ऊपर जैसे पौड़ी होती है, एक हायरार्की है। और जो छोटी वाला है, अगर छोटी जाति वाला जो लड़की है वो बड़े वाले जाति वाली के घर चले जाए तो बवाल तो तब भी होता है, पर इतना नहीं होता, क्योंकि जितना ऊंचे से नीचे के आता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी लड़की हमने पैदा की और हमने अपने पावर कनेक्शन बनाने थे। जो हमारे पावर कनेक्शन बनने की जगह, मैट्रिमोनियल कनेक्शन की जगह, हमारा तो पावर लूज हो गया, नीचे चला गया। ये नजरिया है। राजीव, आप, एक शादी जो है वो निजी मामला है, दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसके बाद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ये उनका अपना निजी मसला है। लेकिन यहाँ ये मसला निजी नहीं रह जाता, सामाजिक बन जाता है। नहीं, हर केस में शायद ऐसा नहीं होता। हर केस में जहाँ जाति, उस जाति से कोई व्यक्ति आता है अपने आप में, जो जाति का अपना दबदबा है, जिसकी अपनी अकड़ है, उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी शादी अपनी मर्जी से कर ले, और उस परिवार को अधिकार है, और कोई दूसरे बोलेंगे नहीं। परंतु सवाल कुल मिलाकर तब आता है जब कोई व्यक्ति, बाकी समाज ये देखता हो और ये कहना चाहता हो कि तुम मुझसे नीचे हो, फिर तुमने मेरी जाति की सम्मान को चोट कैसे पहुंचाई, ये एक झूठा नारा दिया जाता है। और तब उस व्यक्ति को स्वीकार करने की बजाय जाति बना दी जाती है। कब एक केस का मुझे ध्यान आ रहा है, एक हाईकोर्ट में एक केस आया था, और जब लड़की और लड़का प्रोटेक्शन लेने आए और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया तो पूरा गांव चला आया था साथ, और लड़के के पेरेंट्स के वकील ने कोर्ट में जाकर कहा बाद में कि जी वो बाकी सब ठीक है, पर ये जो लड़के के पेरेंट्स हैं, इनकी आजादी का क्या, इनकी सुरक्षा का क्या? अगर ये अपनी बात मान लेंगे, जो कोर्ट कह रही है, और उनकी शादी मान लेंगे, एक वो भी डर है, मानने नहीं देंगे। मतलब परिवार मानना चाहता भी है तो दबाव समाज का है कि वो मानता नहीं है, क्योंकि वो समाज उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपने बराबर नहीं मान रहा, उसको कंपेल कर रहा है। सपोज वही व्यक्ति बहुत ताकतवर होता, फिर समाज की क्या स्थिति होती। और आपको पूरे हरियाणा में एक किस्सा दर किस्सा आपको मिल जाएंगे जहां जाति से विवाह शादियां हुई और चुप रहा समाज। आखिर क्यों? कुल मिलाकर जो अभी का जो मामला आपके सामने आ रहा है पबनावा का, कैथल जिला का, उसमें तो बिल्कुल सीधा मामला है कि दलित लड़का है, और अब हमें अपना एग्रेशन दिखाना है, हमें बताना है कि तुम दलित हो और तुम्हें व्यक्ति होने के नाते या सामूहिक रूप से हमारे बराबर आने की हिम्मत कैसे हो रही है। ये जो उनकी हिम्मत को चुनौती देने का सवाल है। दूसरी तरफ उस हिम्मत को पैदा करने का विमर्श बहुत तेजी से चल रहा है, जिसका अपना स्थान है। इसी तरह व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। इसको लेकर जो आपने कहा कि बहुत थोड़े से लोगों में है, हो सकता है बहुत थोड़े लोग इसके प्रतिनिधि बन के सामने आए हों, परंतु ये विचार बहुत तेजी से फैल रहा है। लोगों को अपनी व्यक्तिगत आजादी समाज के लिए कुर्बान करने का विचार जो था कि किसी भी हालत में कुर्बान करना है, वो टूट रहा है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है? हिंसा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद हम हरबंस सिंह जी से भी बात करेंगे। जी बोलिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुखवंत सिंह बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुरुवार से डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब में बोल रहा हूँ जी। बोलिए। हाँ मैडम, जो अंतरजातीय विवाह की बात हो रही है जी, उसमें मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ, आपसे वो विचार साझा करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, जल्दी से बोलिए जो भी आप कहना चाहते हैं। जो 10 गुरु हैं, 10 पातशाह, गुरु नानक पातशाह पहली बात ही है जी। शुरू से लेकर गुरु नानक पातशाह से लेकर 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह तक सारे गुरुओं, 10 गुरुओं ने कोई विचारधारा है कि उन्होंने जो जात पात का विरोध किया है। बिल्कुल, सारे 10 गुरुओं ने ही जात पात का विरोध किया है जी। जात पात का तो सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए जी। बिल्कुल, क्यों ना ਅਸੀਂ सारी मनुष्यता ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ डे नाइट चैनल को ये स्नेह देना चाहिए कि ਅਸੀਂ सारी मनुष्यता भी सारे जो 10 गुरुओं की गुरु नानक पातशाह तो लेके गुरु गोविंद सिंह महाराज के नाल जो जी शुक्रिया सुखवंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि धर्म भी एक, उनका जो कहने का मतलब है वो यही निकल रहा है कि धर्म जातियों से ऊपर उठकर सोचना बताता है उसके बारे में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धर्म की ही दुहाई देते हैं, लेकिन धर्म तो ये कहता ही नहीं है कि आप जात पात को मानो। हरबंस सिंह जी, ये बड़ा सरलीकरण करना होगा यदि हम ये कहें कि जी संविधान में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा होता नहीं है, और इस बात को आदिकाल से हम देख रहे हैं, समझते हैं।
वैदिक युग में भी 2 प्रकार के विवाह होते थे, लोम और प्रतिलोम। जी। लोम विवाह में कोई जो है अपने से नीची जाति में विवाह कर सकता था और वो स्वीकार हो जाता था, लेकिन महिला अगर जो है अपने से नीचे वर्ग में या जाति में विवाह, वो स्वीकार तब भी नहीं होता था। वो प्रतिलोम विवाह भी आज 21वीं सदी में वो लागू कर रहे इसलिए हैं। कि हमारे नहीं, वो जो है सब कॉन्शियसली जो है वो आज तक हमारे साथ वो जो है जीवन मूल्य जो है, मैं जहर नहीं कहूँगा, मैं उसे जीवन मूल्य कहूँगा, वह जीवन मूल्य आज भी हमारे साथ हैं। अब धर्म की बात आती है, गुरु नानक जी के बावजूद सिख धर्म में भी जो है जातिवाद आज भी है। बिल्कुल। तो उस पे इन्हें दोष किसको बढ़ा जाए? उन्होंने तो जो सिखाना था वो सिखा दिया, हमने कुछ समय के लिए सीखा भी, और उसके बाद जब जब धर्म जो है वो एक साधन बनना शुरू हो जाता है राजनीति का, सत्ता का, तो फिर दोबारा जो है ये जातिवाद जो है वो उभरता है, वो एक टूल बन के आता है जिससे हम अपना जो है सत्ता पर कब्जा जो है वो बनाए रखें। अभी किस पर दोष मढ़ सकते हैं? यही अभी किसको दोष दिया जा सकता है? राजनीति यही है। अब महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ने कभी भी जो है वो जाति के विरोध उन्होंने कभी नहीं किया, उन्होंने अनटचेबिलिटी का विरोध किया। यहाँ 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो सिख गुरु ने फिलॉसफी बहुत अच्छी दी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप शादियाँ की साहब ने, वो अपनी जाति के अंदर ही की, ऐसा कोई बड़ा मुश्किल है, सामाजिक दबाव बहुत होता है। दूसरी बात, ये क्यों लोग एकदम जो ऊपर वाली जाति वाले भड़क पड़ते हैं, उनको ये लगता है कि आज एक लड़की गई, कल वो सारे दूसरों की लड़कियां भी नीचे की शादी की, वो व्यवस्था को चैलेंज समझते हैं एक केस से, इसलिए वो यानी सब उसको दबा देना चाहिए उसी ताकि ये परंपरा आगे ना बढ़े। परंपरा आगे ना बढ़े, क्योंकि बेसिकली जो जातिवाद है वो एक पावर रिलेशन है, वो हायरार्की है कि जो ऊपर वाला जहां बैठा हुआ वो अपने प्रिविलेज, अपना सभ्याचार, अपना स्टेटस जो है, उसका रुतबा है, वो नीचे से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता। शक्तिशाली वर्ग के बीच की लड़ाई है जो बिल्कुल जो डीआर ने चौधरी साहब ने जो कही, वो यही बात कही है कि ये जो दबंग लोग हैं वो चाहते हैं कि ये कौन होते हैं कि हमारी लड़की इनके घर में चले जाए, क्योंकि फिर उससे रिश्ता सारा कट जाता है। देखो जो शादी है वो 2 परिवारों का, 2 भाईचारों का पूरा रिश्ता होना होता है, तो लेकिन क्योंकि वो ऊपर वाले हैं, वो इंडिविजुअल के नहीं, वो उसका उस पूरा एक जाति का पूरी दूसरी जाति के साथ ऐसा रिश्ता बांधना एक तो बहुत रेवोल्यूशनरी बात है अगर ये हो जाए तो। जी राजीव जी, आप कुछ कह रहे हैं? मंजीत जो कह रहे हैं उससे मेरी सहमति, पर मंजीत जिस अंदाज में उसको कह रहे हैं उससे मैं तुझे थोड़ा घबराहट होती है। उन्होंने कहा कि पूरा रिश्ता परिवारों का है, और ये आर्ग्यूमेंट अल्टीमेटली लेकर कहाँ जाता है हमें? अल्टीमेटली वो व्यक्ति के उस अधिकार को उल्लंघना करता है। हरबंस सिंह जी ने कहा संविधान बन गया ठीक है, परंतु जीवन मूल्य देखने चाहिए। संविधान इस देश के एक नया समाज, नया जीवन बनाने के लिए जीवन मूल्य के तौर पे बना है, उसको कोई अमूर्त चीज ना माने आप। बार बार इन दोनों मुहावरों में इस बात को मानते हुए कि अधिकार है और ऐसा नहीं होना चाहिए, पर जिस तरह आर्टिकुलेट हम कर रहे हैं कि ऐसे बिरादरी होती है, ऐसा समाज होता है, उसमें अपनी पहचान होती है, शादियां परिवारों की होती होंगी। जहां कोई परिवारों के माध्यम से शादी करना चाहता है, कोई ये थोप नहीं रहा है कि आप अपने आप शादी कीजिए। लेकिन जब अगर कहीं कोई व्यक्तिगत दो युवाओं ने फैसला किया है तो उनको अधिकार है वो शादी करें, और दोष आपने पूछा किनका है, और दूसरा आपने पूछा ये हिंसा क्यों हो रही है, नतीजा क्या हिंसा है? दोष उनका है जो इस तरह के उनके व्यक्तिगत अधिकार को चुनौती देते हुए वाक्यों में उसको रेखांकित करते हैं या उसको आर्टिकुलेट करते हैं। दोष वहां शुरू होता है। हम जब उसको एक भाषा देने लगते हैं, क्या हम ये मानने कहने के लिए या तो खुल के कहें कि हम व्यक्ति के अधिकार को नहीं मानते, तो सीधी बहस होगी, नहीं, वो समाज तो, सीधी बात वो करेगा। तो मान ही नहीं सकते, इसलिए आप ये भी नहीं मानेंगे और आप जाति का आप ये भी कहते हैं कि आपको अधिकार है, लेकिन आप उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जीवन मूल्यों के साथ जैसे आप चाहते हैं। तो जीवन मूल्यों के साथ चलिए, ये एक कंट्राडिक्शन है। हम बात करें अंतरजातीय विवाह कितना कबूल है आज भी हमारे समाज में। हमारे साथ डीआर चौधरी लेखक और वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, आप पूरी बहस सुन रहे हैं। आप, ये तो हो गया कि बदला नहीं है समाज, लेकिन बदलेगा कैसे? देखिए, बदलेगा एक तो एक सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है, एक कल्चरल रेवोल्यूशन की आवश्यकता है, एक समाज सुधार आंदोलन की आवश्यकता है। एक तो ये पक्ष है। दूसरा कानूनी पक्ष है कि इन दबंग जातियों का राजनेताओं पे, पुलिस पे, प्रशासन पे इनका प्रभाव है। और ऐसे केसेस में जब दो अडल्ट्स, हमारा संविधान इजाजत देता है कि 2 अडल्ट्स अपना मर्जी से शादी कर सकते हैं, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और इस दबंग जातियां इसको अपनी चुनौती मानती हैं
और सबक सिखाना चाहती हैं कि दोबारा ना हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर इनके घर जलाए, घर रैन चेक किए, घर नुकसान पहुंचाया गया, सरकार को मुआवजा देगी, बजाय सरकार मुआवजा देने के ये खर्चा उन पे डालना चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व थे। नंबर 1, ताकि उन्हें पता हो कि अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या उसका नतीजा हो सकता है। हाँ, सख्ती से पेश आना चाहिए ऐसे लोगों का। प्रशासन को, जो प्रशासन करता नहीं है, सरकार अपनी जेब से इनको मुआवजा दे देगी, ये गलत है जी। ये खर्चा सारा उन लोगों पे डालना चाहिए जिन्होंने वहाँ नुकसान पहुंचाया। लेकिन चौधरी साहब, सोच का क्या करेंगे, वो कैसे बदलेगी? सोच, उसके लिए तो समाज सुधार आंदोलन की आवश्यकता है। और दूसरा, प्रशासन कठोर कदम उठाए, ऐसे लोगों को गुंडा एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अंदर करना चाहिए, जिसमें जमानत भी ना हो जी। यानी पुलिस को, प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है जी। हाँ, प्रशासन सख्त होने की जरूरत है। शुक्रिया चौधरी साहब, आप हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। और हरबंस सिंह जी, आप सुन रहे हैं कि उन्होंने ये सजेशन दी। उनका ये कहना है कि प्रशासनिक सुधार के साथ साथ सामाजिक सुधार दोनों ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। बल्कि इस समस्या के मूल में जो है वो नेतृत्व का अभाव है। महात्मा गांधी के बाद हमारे पास कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसने जो है ये जातिवाद या भेदभाव जो है उसको समाप्त करने का गंभीरतापूर्वक कोई प्रयास किया हो। आरक्षण की बातें बहुत की जाती हैं, आरक्षण दीजिए, आरक्षण की बातें, वो सारी बातें जो है वो केवल अपना जो है वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसको सिक्योर करने के लिए की जाती हैं। अब जैसे ये बात कर रहे हैं कि दबंग सारे दबंग, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है आरक्षण के नाम पर इतने आंदोलन हो जाते हैं, लेकिन समाज सुधार के नाम पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा। जो हरियाणा की जो घटना है उसमें भी जो एक पक्ष है वो दबंग जाति का नहीं है, वो भी पिछड़े वर्ग का है। अभी हाल में उसको जो है पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण मिला है। जी। तो उनको दबंग नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक रूप से बड़े दबंग थे इसलिए उन्होंने दूसरे पक्ष जो है उसको दलित बनाने का प्रयास किया है। इसका मतलब है कि मूल में कुछ और चीज़ें हैं। ये सामूहिक आइडेंटिटी जो है उसको बना के अपना वर्चस्व बनाए रखने का प्रयास होता है। उसे समाप्त जो है कोई सामाजिक नेता, समाज सुधारक जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन जो है उसको लाने के लिए कोई नेता चाहिए। और नेता राजनीतिक नेता से मेरा तात्पर्य नहीं, मेरा मतलब है कि जो सामाजिक नेता हो वो सामने आएगा, समाज सुधारक जो आएगा वो ये बदलाव ला सकता है। दूसरा, यदि इकोनॉमिक चेंजेस आए हमारे जीवन शैली में तब बदलाव आ सकता है, आर्थिक हालात सुधरे। अंबेडकर साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय जो है एक बहस का विषय ये भी था कि एक पक्ष ऐसा था जो चाहता था कि प्राचीन भारत में जिस प्रकार का गणतंत्र होता था और जिसमें गांव का वर्चस्व होता था उसे स्थापित किया जाए। उन्होंने इसका विरोध किया था और पूछा था कि ये बताइए कि इतने हजार सालों में गांव के जीवन ने जो है भारत को दिया क्या है, सिवाय इसके कि रूढ़ियों और परंपराएं जो है उनको बरकरार रखने और अभी भी उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। यही यानी ये दोष है। इस दोष से मुक्त होना आवश्यक है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उसके बाद राजीव आपसे बात करेंगे। जी बोलिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैम मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपकी सारी पैनल को देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ जी। मेरा ये विचार है इंटर कास्ट मैरिज के मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपसे ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे 18 साल के बाद शादियां करते हैं वो क्या कितनी कामयाब रहती हैं जी? बिकॉज मैं ना इंटर कास्ट के विरुद्ध हूँ, ना मैं जो विचार सुन रहा हूँ चर्चा पैनल जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम समझ गए आप क्या पूछना चाहते हैं। वो एक बड़ा सवाल है, 18 साल की उम्र के बाद आप बालिग हो चुके हैं, 21 साल में लड़का बालिग हो चुका है, लेकिन कितना सेटल होता है समाज में? क्या वो अपने परिवार को खिलाने पिलाने के काबिल होता है? आपने कानूनन शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद क्या? कुछ वक्त आपको पुलिस सुरक्षा भी मिल जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। मुझे ये बड़ा सवाल नहीं, मुझे ये व्यक्तियों को, इंडिविजुअल को शादी करने का अधिकार ना देने के खिलाफ एक बड़ा तर्क के रूप में पेश किया जाता है। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आप शादी कर लीजिए, अंतरजातीय विवाह के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद क्या सामाजिक स्थिति रहेगी? मैंने सुना ये सवाल नहीं, ये तर्क है जो उसके खिलाफ आपको कैसे इस्तेमाल करना है। कोई ऐसे सर्वे नहीं है जहाँ शादियां अपनी परिवार की मर्जी से होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस ना होती हो। इस समाज में सेक्सुअल असॉल्ट के खिलाफ कोई आर्गुमेंट नहीं देता है, ऐसे तर्क नहीं ढूंढे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर 21 और 18 साल की उम्र में शादियां नहीं होती। हाँ, ऐसा भी नहीं है। दूसरा, जब आपके पूरे सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है, आपने बार बार चीजों को ढूंढ रहे हैं।
आरक्षण से क्या हुआ? आरक्षण से हुआ है कि दलित एम्पावर हुआ है धीरे धीरे, उसकी गति उतनी नहीं रही है पर उसमें एक फर्क पड़ा है। राजीव, एक बात और भी है, राज्य सरकारें पुरस्कार दे रही हैं जातिगत भेदभाव खत्म हो, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन उसके बाद भी हालात कुछ बदले तो नहीं बदले, तब तक नहीं बदलेंगे। जो आपने एक बार सवाल पूछा था डीआर चौधरी जी से, कैसे बदले, मुझे लगता है इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा बनाना होगा। कौन इस पॉलिटिक्स के साथ खड़ा है कि लोगों को अपने अधिकार है, किसी दबंग को या किसी ताकतवर को दूसरे को दबाने का अधिकार नहीं है? कौन ये सवाल पूछेगा कि गोहाना, मिर्चपुर और अब पबनावा सब में पुलिस को पहले सूचना होती है और फिर दलितों पर हमला होता है? कौन ये सवाल पूछेगा? कौन ये सवाल पूछेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिला अपनी शिकायत नहीं कर सकती इन दबंगों के घरों में भी और दूसरी जातियों में भी, सब जगह पर, और वो उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जहां वो जाए और कह सके अपनी बात, और कहेगी तो जिएगी कैसे? मतलब दो वर्गों में बड़ा अंतर है जिसे पाटना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और उसको एक पॉलिटिकल मुहावरे में लाना होगा। और जब इस पॉलिटिकल मुहावरे में ले आएंगे तब वो सब लोग जो इस मुहावरे के साथ खड़े हैं वो इन नेताओं को, वो इन ताकतों को चुनौती देंगे। आज हर इलेक्शन में हम गोहाना, मिर्चपुर भूलते हैं और आने वाले इलेक्शन में पबनावा भी भूलेंगे, तब इसी तरह से चलता रहेगा। उसको चुनौती देना गंभीर मामला है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मंजीत सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे बहुत कम शब्दों में कि कहां से बदलाव आ सकता है? इसको 4 पद्धर पार जो है इसको किया जा सकता है। अम्बेडकर जी ने कहा था, एक तो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को फाइट करना पड़ेगा जो इसको देती है, सहारा देती है। दूसरा, जो हमारी वर्किंग क्लास है जिसको दलित कहते हैं, उनकी वेजेस जब तक हम ऊपर नहीं खड़ा करते, उनको आर्थिक तौर पर हम ज़्यादा सशक्त नहीं करते, तो वो हमेशा ये वितकरा बना रहेगा। उनको कल्चर तौर पर उनको एजुकेशनली सशक्त करना पड़ेगा, जो कि अभी तक नहीं है। उनको नीचे गिर रहे हैं, एजुकेशन में नीचे गिर रहे हैं। तो ये जब तक हम एक कंप्रीहेंसिव सारी पॉलिसी उनको पावर करने के लिए, एम्पावर करने के लिए नहीं करेंगे, ये भेदभाव बना रहे। शुक्रिया आप सभी का। इसमें पितृसत्तात्मक जो ढांचा है, जो समझ है, उसको भी तोड़ने की जरूरत है, उसके बिना भी शायद नहीं बनेगा। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दो संस्कृतियों का मेल इज्जत पर कलंक कैसे हो सकता है? जाति धर्म भगवान ने नहीं बनाए, जिसकी ऐसे मौकों पर दुहाई दी जाती है। जातियां कर्मों के आधार पर बनी है और जब कोई काम ही छोटा नहीं होता तो कोई जाति कैसे छोटी हो सकती है? इस पर हमें और आपको मिलकर सोचना होगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।